व्यक्ति कमाता है अगर साल के, तो अगर उस पर 20,000 रुपए टैक्स दे देगा तो ये देश की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती, जो आर्थिक गतिविधि होती, उसमें योगदान नहीं दे पाएगा। अगर सरकार को वो सीधे पैसे देता है और उस पर बहुत भारी बोझ बढ़ जाएगा। अगर 20,000 रुपए उसको और मिले होते पूरे साल भर में खर्च करने को, तो इससे देश की आर्थिक गतिविधि भी बढ़ती और एक बहुत बड़ा ग्रुप था ये पूरे देश के अंदर, जिसको फायदा पहुंचता। तो मेरी पहली तो बात बजट को लेकर यह है कि इसको कम से कम 6 लाख रुपए किया जाना चाहिए था। दूसरा, जो आर्थिक सर्वे के दौरान जो बातें सामने आई हैं, जो सरकार ने आर्थिक सर्वे कराया है, वो मैं समझता हूं कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है, क्योंकि तमाम जो घरेलू एजेंसीज और जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, उनकी बातें जो है आर्थिक जो सर्वे उससे मेल नहीं खाती हैं। जैसे कि आर्थिक जो सर्वे कराया गया है उसमें इस बात को लेकर कुछ नहीं कहा गया है कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है वो कम हुई है पिछले वर्ष की अपेक्षा, 12.5 के बजाय 9.5% हुई है। इसके बाद ही इन्होंने ये दर्शाया नहीं है कि जो ट्रेड जो इम्बैलेंस हुआ है उसको कैसे पूरा करेंगे। $675 बिलियन का जो इंपोर्ट हुआ है उसके मुकाबले एक्सपोर्ट केवल $437 बिलियन का हुआ है, और 51% ग्रेजुएट ही केवल नौकरी के लायक है। अभी कह रहे थे कि कई तमाम कंपनियों में जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें उनको इंटर्नशिप दी जाएगी। तो ये जो आर्थिक सर्वे है वो खुद ही कह रहा है कि 51% ग्रेजुएट ही नौकरी के लायक हैं। तो इन सब बातों पर सरकार ने क्या फोकस किया है, कैसे उसको दूर करेंगे इन चीजों को, इसके बारे में बजट में कोई खुलासा नहीं किया गया है। ये बहुत सारी बातें हैं जो बजट को लेकर हमारी चिंताएं हैं, और जो मार्केट जो गिरा है ये भी अपने आप में दिखा रहा है कि जो बाजार के विशेषज्ञ हैं, जो शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं, ये जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, उनकी भी अपनी चिंताएं हैं बजट को लेकर। तो ऐसी बहुत सारी बातें हम पूरा अध्ययन करेंगे, इसके बाद और बातें करेंगे बजट। जी धवले साहब, मुझे लगता है शरद जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे हैं वो कल के इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे एक पैरामीटर्स होता है कि अगले आने वाले वर्ष में और जो बीता हुआ वर्ष है उसमें हमारे इंडिकेटर्स क्या थे उसको दर्शाता है। जो निश्चित तौर पे इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में जिन 51 लाख रोजगार की जो बात की गई है वो एक पैरामीटर्स है। उसी को ठीक करने के लिए जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, जिसको हम बजट कहते हैं, उस बजट में प्रोविजनिंग किया है। और जो जिस प्रकार से 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज 4.1 करोड़ यूथ, मतलब 4 करोड़ युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ का समग्र रूप से 5 योजनाओं को मिला के ये पैकेज दिया गया है। उसके साथ में एडिशनली अलोकेशन ऑफ 1.48 लाख करोड़ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये आज हम बात करते हैं कि हमारे युवाओं को स्किल के साथ साथ में ऐसे रोजगार सृजन करने की आवश्यकता है जिससे उनका जीवन में स्टेबिलिटी आए, जिससे सस्टेनेबिलिटी बने। तो निश्चित तौर पे आज का बजट उस दिशा को इंगित करता है। रही बात जो मार्केट इंडिकेटर्स की, आप कह रहे थे कि बजट के बाद में मार्केट में जो स्लोडाउन आया है, निश्चित तौर पे उसके अलग अपने कारक हैं, और उन कारकों को पे जो कैपिटल गेन टैक्स का जो इंक्रीज हुआ है वो निश्चित तौर पे उस वजह से आया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक ग्रेजुअल चेंजेस है। जब भी बजट आता है मार्केट ऊपर नीचे होता है, मार्केट से बजट बहुत ज्यादा अधिक रिफ्लेक्ट नहीं करता। अब रिफ्लेक्शन वाला पैरामीटर्स हमको देखने की आवश्यकता है कि सरकार एक तरफ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, 11 लाख करोड़ के आसपास कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, साइमल्टेनियसली सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल किया है। आज के बजट की बहुत बड़ी बात है कि हम लोग निरंतर हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करते जा रहे हैं। ये जो विकसित भारत बनेगा वहां पे हम लोग जीडीपी बढ़ेगा, फिस्कल डिफिसिट कम होगा, ये उसकी ओर इंगित करने वाला बजट है। मुझे लगता है कांग्रेस को भी एक बार बजट को गो थ्रू करने की आवश्यकता है, उसके बाद ही इस पर कमेंट करेंगे। और आप जो डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करते हैं कि 3 लाख तक के लोगों के ही स्लैब में जो कमी आई है, कांग्रेस अपने 10 वर्षों का यूपीए 1 का और यूपीए 2 का इतिहास उठाकर देख ले कि किस प्रकार से डायरेक्ट टैक्स का बिल्कुल भी बेनिफिट उन 10 वर्षों में आम नागरिकों को नहीं मिला था। लेकिन हम लोग बिल्कुल भी इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिल्कुल इस बात को इंश्योर करती है कि जो हमारे डायरेक्ट टैक्स बेनिफिशरीज है, लगभग 2.5% के आसपास जो लोग डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं देश की इकोनॉमी में, उन लोगों को समय समय पर अनेकों योजनाओं का लाभ मिले। जैसे कि आज देखेंगे कि जो टैक्स बेनिफिट में पहले वाले टैक्स स्लैब में कम किया है, लेकिन बाकी लोगों के लिए जिस प्रकार से टैक्स स्लैब को कम रखा है, उनके लिए वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि एक हम लोगों ने कमेटी फॉर्मुलेट की है, वो टैक्स रिजिम में बदलाव के लिए अगले 6 महीने में एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। तो निश्चित तौर पे हम लोग एक विकसित भारत में इकोनॉमी को गति देने के साथ साथ जो स्थिरता आई है, देखिए कि विश्व की इकोनॉमीज कोलैप्स हो गई थी कोविड के बाद में,
भारत ऐसा एक इकोनॉमी है जो आज भी स्टेबल है। 80 करोड़ लोगों को राशन देने के बाद में, 200 करोड़ वैक्सीन के डोजेस एडमिनिस्टर करने के बाद में, और इतना जो हम लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंबैलेंस हो गया था, उस इंबैलेंस को ठीक करने के बाद भी आज भारत की इकोनॉमी स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रही है। स्टेबिलिटी के साथ साथ हम जो तीसरी विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। मुझे लगता है ये सारी बातें कहीं ना कहीं आती है कि प्रमुख रूप से कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, फिस्कल डिफिसिट को भी कम कर रहा है, जीडीपी की भी ग्रोथ रेट जो लगभग 7% के आसपास प्रेडिक्ट की गई है, वो भी एक बड़ा कारक है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो इस बजट में हमें नजर आ रही है वो ये है कि युवाओं को नौकरी देने वाले जो संस्थान होंगे, पहला वेतन गवर्नमेंट देगी उसका। ये बहुत बड़ा एक फैसला है। और इसी के साथ ईपीएफओ में सीधे 15,000 सरकार की तरफ से डिपॉजिट किया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जया, क्योंकि ये युवाओं को काफ़ी बूस्टअप करेगा। और जैसा हमने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए रोजगार क्रिएशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए गवर्नमेंट प्रयास करेगी, और स्किल डेवलपमेंट और इसके लिए भी 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि है। तो रोजगार पर फोकस है। ओवरऑल बजट बैलेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसमें वो, क्योंकि अब कोई ऐसा भी दौर नहीं है कि चुनाव पास में है, या आप ये कह सकते हैं कि लुभाना है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करना है। और बड़ी राहत मिलती है अब, क्षमा कीजिएगा, बीइंग एन मिडिल क्लास पर्सन, कि हमें जब वो रेवड़ियाँ वाली चीज़ें नहीं दिखती हैं तो कम से कम ये संतोष होता है कि जो भी पैसा सरकार उपयोग में ला रही है वो पैसा देश के विकास के लिए है। भले ही थोड़ा कष्ट हो जाए, थोड़ी तकलीफ हो जाए, लेकिन ये ज़रूर है कि आपने ये नहीं कहा कि साहब ये बटेगा फ्री, ये हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। युवाओं के लिए ज़रूर जॉब क्रिएशन की बात उम्मीद से भरती है हमको। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कोई इसमें जोखिम नहीं उठाया गया है। एक संतुलन साध के आगे बढ़ने की कोशिश की है सरकार ने। ज़रूर नायडू साहब इस समय मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि विशेष पैकेज वो ले पाने में सफल रहे हैं। बिहार थोड़ा सा मायूस होगा या खासा मायूस होगा, लेकिन मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है। चुनाव जब आ जाएगा तो बिहार के लिए भी मुस्कुराने की पूरी वजह होगी। धवले साहब इत्तेफाक रखेंगे कि नीतीश कुमार भी जो हैं वो भी मायूस नहीं होंगे। जैसे इस समय नायडू साहब 15,000 करोड़ के आसपास का पैकेज लेके खुश हैं, वैसे ही नीतीश जी के लिए भी प्रसन्नता की बात होगी। क्या कहेंगे धवले जी? जी देखिए शरद जी, मुझे लगता है बिहार के बारे में अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर ले तो बजट में बहुत सारे प्रोविजन किए गए। 26,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी बिहार को, जिसके लिए सरकार ने इंश्योर किया है। टूरिज्म के लिए इंश्योर किया है कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। तो मुझे लगता है कि बिहार और आंध्र प्रदेश और ऐसे जो राज्य हैं जहां पे डेवलपमेंट की आवश्यकता है, जहां कैपिटल एक्सपेंडिचर की बहुत आवश्यकता है, कि वहां पैसा अगर रोटेट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में मेजरली सड़कें बनेंगी, ब्रिज बनेंगे, हाईवेज बनेंगे, तो इनसे इकोनॉमी बूस्ट होती है, रोटेशनल पैसा होता है। तो आप देखेंगे कि ये मल्टीप्लोटेड पैरामीटर्स क्रिएट करता है, जॉब क्रिएट करता है, इकोनॉमी को बूस्ट करता है। तो इस वजह से बिहार का पैकेज और आंध्र प्रदेश का पैकेज, जो दोनों राज्य सरकारों की आवश्यकता थी, केंद्र सरकार ने उसको भी ध्यान में रखा है। और बहुत एक मेरी जो बात छूट गई थी वो थी कि आप देखेंगे सैलरीड के लिए, जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनके लिए क्या है, तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है उसको 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए, ये बहुत मायने करेगा। जब आप अपना ITR फाइल करेंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए जब भी आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पूछते हैं कि डिडक्शन के लिए क्या क्या आपके पास प्रोविजनिंग है, तो ये हम लोग अगर इकोनॉमिक्स के टर्म्स में देखें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बहुत मायने करेगा इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल टैक्स पेयर। रही बात हम लोग देखेंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं की भी बात अगर करें तो जो जीवनावश्यक दवाएं हैं, जिसमें कैंसर की दवाएं सस्ती करने का विषय हो, तो 3 दवाओं को सस्ता किया गया है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड पे भी कस्टम्स ड्यूटी कम की गई है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर पे भी। तो ये निश्चित तौर पे ये सरकार ने अपने इकोनॉमिक्स को ना बिगाड़ते हुए, बजट को ना बिगाड़ते हुए, जो राहत देशवासियों को देने की आवश्यकता थी, जो जो प्रोविजनिंग की आवश्यकता थी, युवाओं के लिए रोजगार की आवश्यकता थी, अन्नदाताओं के लिए जो किसानों के लिए जो प्रोविजन किए गए हैं, लेकिन किसान और ज्यादा उम्मीद कर रहे थे अजय धवले जी। ब्याज दरों को लेकर भी थोड़ी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि घर बनाना आजकल बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। किसान सम्मान निधि की राशि में सोच रहे थे कि शायद इसे बढ़ाया जाएगा।
लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। ये उम्मीदें बहुत ज्यादा थी कि कम से कम हेल्थ सेक्टर में शायद और ज्यादा सरकार की ओर से किया जाएगा, एजुकेशन को लेकर। हालांकि युवाओं के लिए रोजगार की दिशा में तो आपने बहुत इस बार कमाल ही कर दिया, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा था चुनाव के समय, इसका बहुत नुकसान हुआ बीजेपी को। देखिए, जैसे भी आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है कि 1,52,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इतने वर्षों बाद भी आप सस्टेनेबिलिटी रखते हो। एग्रीकल्चर इस देश का एक ऐसा सेक्टर है जिसको हमेशा से आपको उसको पल्लवित पोषित करने की आवश्यकता है। रीजन बिहाइंड कि हमारी देश की मैक्सिमम इकोनॉमी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। आज भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है। तो निश्चित तौर पे 6 करोड़ किसानों को जो लैंड रजिस्ट्री पे भी बात है, 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की बात है, ये सारे इनोवेशन हैं। साथ साथ किसानों को जो सरकार ने, आप देखेंगे कि एमएसपी का भी जो निर्णय लिया था अभी बजट के कुछ दिनों पहले ही, तो ये निश्चित तौर पे किसानों के लिए सरकार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काम कर रही है। और निश्चित तौर पे इस देश का अगर दो जो महत्वपूर्ण अगर कोई अंग है, एक तो हमारा कृषि क्षेत्र है जो देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में अपना कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा एक सर्विस सेक्टर है। जी 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 अजय जी, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जो बीजेपी के बहुत ही विश्वसनीय साथी हैं, उन्हें शिकायत हो सकती है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जैसा आप कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे आप, बिहार को 57.5 हजार करोड़ रुपए मिल रहे हैं, आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्पेशल स्कीम। तो जहां पर उड़ीसा ने आपका साथ दिया तो उसको बहुत बढ़िया मिल गया, पश्चिम बंगाल में आपकी सेंध लगाने की कोशिश है, आंध्र प्रदेश तो फिर बात ही अलग है, बिहार की बात ही अलग है। लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को क्यों छोड़ दिया सर? अब तो मध्य प्रदेश तो गुजरात की तरह आपका साथ दे रहा है, फिर भी मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं, यानी जो बेचारा चुपचाप रहे और आपका निष्ठावान साथी रहे, उसके लिए कुछ नहीं है। शरद जी, अगर हम लोग एनालिटिकली देखें तो मध्य प्रदेश के लिए 2 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं इस बजट के पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं, जिनके टेंडर भी हो चुके हैं। हम लोग पार्वती काली सिंध की बात करें, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एक हम बात कर लेते हैं केन बेतवा लिंक परियोजनाओं के भी टेंडर हो चुके हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि एक सीहोर के पास एक बड़ा गेल इंडिया का प्लांट लगने जा रहा है। ये बजट के पूर्व ही मध्य प्रदेश को सौगातें मिल चुकी है। तो निश्चित तौर पर, और जो जैसे अब रोजगार का विषय है या कृषि का विषय है, तो निश्चित तौर पर इन जो विभागों को बजट आवंटन हुआ है उससे मध्य प्रदेश को भी लाभ होगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के मामले में जो राज्य पीछे रह गए, उनको आज एक ऐसी श्रेणी में रखे खड़ा कि भारत अगर ग्रो करे तो सारे 28 राज्य एक साथ कंट्रीब्यूट करें, हमारी यूनियन टेरिटरीज एक साथ कंट्रीब्यूट करें, तब हम जब विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जी गौतम जी, एक क्विक रिएक्शन आपका, फिर गोयल साहब की तरफ चलेंगे। जी अजय धवले जी कह रहे थे कि कांग्रेस के लोगों को भी गो थ्रू करना चाहिए इस बजट का, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी समझती है कि केवल वही हर चीज पर ध्यान रखते हैं और कांग्रेस के लोग ध्यान नहीं रखते हैं। मैं अजय धवले जी को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की सीमा जो मैं सुन रहा था कि 2 साल तक बढ़ा दी गई, 2 साल की कर दी गई और 12.5% का उसमें टैक्स कर दिया गया है, ये दोनों ही चीजें जो है मध्यम वर्ग पर कितना गहरा असर डालेंगी, इसका रिएक्शन बाजार ने दे दिया है। दूसरा, अभी मैं कह रहा था कि आपने बहुत सही प्रश्न उठाया शरद जी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इस बजट में शिकार हुए हैं, और क्यों ना हो। अब मोदी सरकार तो रही नहीं, एनडीए सरकार रही, तो निश्चित रूप से उनको अपने सारे जितने भी पाए हैं वो कस कर रखना है, तो उनको आंध्र प्रदेश और बिहार का ध्यान रखना ही था। लेकिन उसकी बलिवेदी पर मध्य प्रदेश चढ़ा है। मध्य प्रदेश जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से जिताता आ रहा है, उस मध्य प्रदेश को यदि बजट में नुकसान हुआ है तो निश्चित रूप से ये कोएलिशन पॉलिटिक्स की जो मजबूरी है मोदी जी की, एक अकेला सब पर भारी जो करते थे, उसका नुकसान मध्य प्रदेश को हुआ है। और नीति आयोग की रिपोर्टें लगातार चीख चीख कर वर्षों से कहती आ रही है कि मध्य प्रदेश की तुलना बिहार और झारखंड से होती रही है, चाहे यहाँ कितने भी विकसित मध्य प्रदेश की बात कर लें, लेकिन प्रतिभा पलायन। लौटता हूं आपकी तरफ भी। अजय धवले जी भी जवाब देना चाह रहे हैं। रंजना इस वक्त हमारी सहयोगी जो हैं वो एक परिवार के साथ हैं, और इस परिवार की क्या कोई वित्तीय दक्षता भी है, इसकी तरफ भी मैं रुख करूंगा। रंजना, किस परिवार के साथ हैं आप और क्या अपडेट है? क्या ये परिवार वित्तीय दक्षता रखने वाला परिवार है? किस तरह की पोजीशनिंग है, जरा कृपया करके बताइए हमको। जी जी सर, बिल्कुल एक परिवार है जो व्यापार चलाता है, व्यापारी वर्ग है और भी है। अभी लगता है तकनीकी तौर पे मामला कुछ अटका हुआ है, तो जरा ये मामला सुलझ जाए, फिर हम रंजना आपकी तरफ लौटते हैं और बात करते हैं। अजय जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे
गौतम जी को। शरद जी, मुझे वो जो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी संतोष जी जो कह रहे थे कि गठबंधन की सरकार है, तो मुझे लगता है जो दल सिर्फ पैरासाइट बन के अपने सहयोगियों के भरोसे राजनीति कर रहा है, वो दल आज एक ऐसी सरकार से पूछ रहा है जिसने स्वतंत्रता के बाद में तीसरी बार रिपीट होने का अपना एक इतिहास रचा है। और आज देखेंगे कि आज हम लोग बजट भी पेश कर रहे हैं, बजट भी प्रस्तुत कर रहे हैं, उस समय भी हमारे दिमाग में राजनीति नहीं है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से वर्णन किया था कि देखिए 4 साल आप देश को दे दीजिए, 1 साल राजनीति कीजिए। मुझे लगता है आज कांग्रेस को उस मैंने जैसा कि संतोष जी कहा है कि कांग्रेस को बजट को एक बार गो थ्रू करने की आवश्यकता है कि किसी भी तरह का लोक लुभावन चीजों को करने की जगह आज हमारे देश को स्ट्रक्चरल आवश्यकताएं क्या है, हम लोग स्टेबिलिटी कैसे ला सकते हैं, हम लोग इस देश में स्टेबिलिटी के साथ साथ विकास कैसा करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है। गठबंधन की अपनी मजबूरियां, आपने 10 वर्ष यूपी की सरकार चलाई, किस प्रकार से आपको आपका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता था उससे भी डेविएट नहीं होने दिया गया, ये भी देश ने देखा है। और उस यूपीए की सरकार का क्या हुआ था, एक बार जो 2014 में गई आज तक के नहीं आई है। तो कांग्रेस मुझे लगता है गठबंधन की राजनीति और गठबंधन के सहयोगियों का ख्याल रखने से तो बाजी आ जाए। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिन 2 राज्यों की आप बात कर रहे हैं या 3 राज्यों की हम बात कर रहे हैं, वास्तविकता में उन राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आवश्यकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की आवश्यकता थी। आपने देखा होगा कि वो दौर भी उन राज्यों ने देखा है, इस वजह से आज उन राज्यों को एक अकोमोडेट किया गया है। रंजना हमारे साथ जुड़ गई। रंजना, जरा डिस्क्रिप्शन दीजिए, किस परिवार के साथ हैं, क्या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फैमिली है, उनके परिवार में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जल्दी से बताइए जी। जी सर, बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्हीं से बात करेंगे। मैम, कैसा रहा आज का बजट, और आप खुद अकाउंट्स देखती हैं तो आपको क्या लग रहा है, मध्यम वर्ग या हर वर्ग पर कितना फोकस रहा? देखिए, आज का बजट मैं बोलूँगी टेक्निकल ज़्यादा है, तो अगर मध्यम वर्गीय जो जितना इसको समझ पाएगा तो उनको निराशा हुई है, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन काफ़ी बढ़ेगा, तो वो माइन्यूट चेंजेस हुए, उसमें 25,000 बढ़ा दिया, मतलब 75,000 कर दिया है उसको। स्लैब रेट में भी बहुत हल्का सा फ़र्क है न्यू टैक्स रिजीम में, तो मिडिल क्लास को उतनी राहत नहीं मिली है, बल्कि ज़्यादा ये हो गया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्सेशन बढ़ गया है। तो मिडिल क्लास के हिसाब से ये बजट हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। जो महिलाओं में जो सरकार की जो नीतियां चल रही थी, जिन महिलाओं को उनसे बेनिफिट था, उनके लिए है एग्जैक्टली। पर प्रोफेशनल महिलाओं के लिए कोई उन्होंने स्पेशल नहीं करा है कि प्रोफेशन में जो आ रहे हैं उनके लिए उन्होंने कोई स्पेशल स्कीम करी हो, कुछ टैक्स में रिबेट करी हो, ऐसा कुछ नहीं किया है। मोर ओवर इसमें एक चीज़ बजट में मैं ये अच्छी कहूँगी कि जो इनकम टैक्स एक्ट है, जो बहुत पुराना हो गया, 1961 का है, उसको रीस्ट्रक्चर करने की बात की गई है, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। 1961 से 2024 एक बहुत बड़ा गैप हो गया है, उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, उसकी बात की गई है। जो रीअसेसमेंट 10 ईयर्स तक का था, उसको उन्होंने शॉर्ट करके 5 ईयर्स किया है। उसमें भी उन्होंने ये रिलीफ दी कि 50 लाख से अगर ऊपर होगा तो ही रीओपन हो पाएंगे केसेस, नहीं तो केस रीओपन नहीं होंगे। किसानों के लिए और युवा के लिए बहुत अच्छा बजट है। किसानों को बहुत ज़्यादा इन्होंने एमएसपी को जो बोला है कि कॉस्ट से 50% अबव एमएसपी मिनिमम रहेगा, और बहुत सारे स्कीम्स उनके रिसर्च पे बहुत ज़्यादा की हमारी जो क्रॉप रेट है ना, आउटपुट जो है वो दूसरे विकसित देशों का कंपैरिजन में कम है, उस पे बात की है। तो किसानों और युवाओं के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेके आए हैं। जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं जॉब को, उनके लिए बात की गई है। दूसरा, काफ़ी चीज़ों पे मतलब जो मिनरल्स हैं, स्पेशल 25 ऐसी लिस्ट दी गई है जिस पे इम्पोर्ट ड्यूटी हटाई गई है, और कुछ चीज़ों के जैसे लेदर हो गया, इन सब के एक्सपोर्ट के लिए बेनिफिट हो, उस पे बात की गई। पर मिडिल क्लास के लिए बेसिकली देखिए, जो टैक्स भर रहे हैं उनके लिए तो नहीं है, पर ओवरऑल अगर कंट्री वाइज देखेंगे डेवलपमेंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने 2 स्टेट को फोकस किया है, तो उसकी बात हुई है आंध्र और बिहार की, तो वो एक फोकस है उन लोगों का। टूरिज्म पे उन्होंने फोकस किया है। मिडिल क्लास को निराशा जरूर हुई है, क्योंकि उम्मीदें ज़्यादा थी। आप बिजनेस रन करते हैं, आपके हिसाब से कैसा रहा ये बजट? आप खुश हैं या फिर आपको थोड़ी सी निराशा हुई है? देखिए, अगर मैं कहूं कि उन्होंने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख वो किया है, जो कि शायद हो सकता है कि दुकानदारों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, या छोटे बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ सेक्टर में रन कर रहा हूं, तो मेरे को उम्मीद थी कि कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स में, जैसे हम लोग स्टार्टअप के थ्रू हम एक डिवाइस बना रहे हैं, और हमें उम्मीद थी कि ऐसी कुछ चीज़ों में बेटर आने की उम्मीद थी, बट जहाँ पर थोड़ी सी निराशा है।
हेल्थ सेक्टर डेफिनेटली वांटेड सम बूस्ट अप, कि जिसमें कि एक ऐसा बूस्ट मिले गवर्नमेंट की तरफ से कि जिससे कि लोगों को, क्योंकि हेल्थ सेक्टर ऐसा नहीं होता ना कि जो कि लोगों को डे टू डे चीज में, इट्स नॉट अ चीनी और चाय पत्ती के जो डे टू, बट उसमें रिसर्च करने में समय लगता है। स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ बहुत सारा नहीं दिया, एमएसएमई के लिए बहुत छोटा सा दिया है बट बड़ा नहीं दिया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोदी 3.0 में बेटर बजट मिलेगा, स्पेशली चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा बात होती थी हमेशा, तो जो लोग छोटे लेवल पर एम्प्लॉयमेंट देते हैं उनके लिए कुछ बेटर की मेरे को उम्मीद थी, बट जहाँ पे थोड़ी सी सीनियर सिटीजन्स के तौर पर आप क्या देख रहे हैं, कैसा रहा आपके लिए बजट? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो बजट इंग्लिश में पेश कर रहे हैं उसको हिंदी में पेश करना चाहिए। यहाँ देश में 140 करोड़ लोग हैं, सारे के सारे इंग्लिश नहीं जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने किसानों के लिए अच्छा बजट किया है, मध्यम बिजनेसमैन के लिए अच्छा बजट, सीनियर सिटीजन के लिए तकनीकी कठिनाई है, हम फिर लौटेंगे। लेकिन भाई साहब की इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि अब जब एआई रिडन तकनीक बहुत ही आगे पहुँच चुकी है और अब ट्रांसलेशन कोई बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि, और मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर बजट की कॉपीज़ तुरंत अपलोड होनी चाहिए, जिससे वो आम व्यक्ति जो चाहता है कि उसे बजट पूरा हिंदी में, अंग्रेज़ी में और रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं उनमें भी, ख़ासतौर से दक्षिण भारत और जहाँ पर काफ़ी रीजनल लैंग्वेजेस का ज़ोर है वहाँ ये होना चाहिए, क्योंकि ये सही बात है कि आप बजट को अच्छे से समझ सकें, जान सकें। इसके लिए वो बड़ा वर्ग जो जिस भाषा को समझता है उस भाषा तक ये बात पहुंचनी चाहिए। हालांकि हमेशा ऐसा होता है कि कुछ मीडिया हाउसेस उसको ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये सरकार की तरफ से हो, और आमतौर पे होता था, लेकिन इस बार मैंने कुछ इसमें अलग व्यवस्था देखी। लेकिन तकनीकी बजट है, जैसा एक्सपर्ट कह रही थी हमारे साथ जो जुड़ी रहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मैं भी बीइंग एन लेमैन यही देख पा रहा हूँ कि इसमें जो आर्थिक गति है ग्लोबल पैरामीटर्स के हिसाब से उस पर बहुत ध्यान दिया गया है कि भारत जिस आर्थिक गति को लेकर आगे बढ़ रहा है और वो 5वीं अर्थशक्ति हो गया है और काफ़ी अच्छी स्थिति में है वो दुनिया के विकसित देशों की तुलना में भी, क्योंकि ये बात बराबर कही जा रही है कि भारत आने वाले समय की आर्थिक शक्ति है। तो इसका दबाव कहीं मैंने भारत सरकार और वित्त मंत्री पर देखा है कि उन्होंने उस गति को मेंटेन करने पर पूरा ध्यान लगाया है, और जहां उनकी प्रायोरिटी उनके इलेक्शन कमिटमेंट्स या उनके पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस हैं वहां पर वो गए हैं। लेकिन बाकी उन्होंने, अगर आप देखेंगे हेल्थ सेक्टर के लिए, या फिर आप एजुकेशन के लिए देखेंगे, या फिर आप सड़क के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे की बात करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा इस बजट में आपको बहुत सारी योजनाएं इन सेक्टर्स के लिए नज़र नहीं आएंगी। गोयल साहब, आप कितना सहमत हैं मेरी बात से और क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें? जी, अमृतकाल के दौरान जो बजट अभी तक पेश किए गए हैं उसमें जो जीडीपी हमारी भारत की है वो निरंतर बढ़ रही है। 7 बार माननीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो बजट पेश किए गए हैं उसमें हर बार निरंतर ग्रोथ हुई है जीडीपी में। तो जिस प्रकार इस बार भी उन्होंने जो बजट पेश किया है उनका टारगेट मिनिमम 7 पॉइंट जीडीपी का है। तो सभी वर्गों को, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। बजट में पूरा आय व्यय का ध्यान रखा जाता है उसको, क्योंकि बजट एक अर्थ नीति के आधार पर बनाया जाता है कि आपके पास कितना आना है और कितना जाना है और कितनी अक्षमताएं होती है। सबका साथ, सबका विकास को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है। राज्य मध्य प्रदेश का हो सकता है कि इस बार कम ध्यान रखा हो, क्योंकि दूसरे राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश को अभी आवश्यकता शायद कम है। इसलिए बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का भी हम चाहते हैं कि उड़ीसा का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि उड़ीसा भी बीजेपी की सहयोगी पार्टी है और उड़ीसा को वहाँ बजट में विशेष रूप से अब जरूरत है पैकेज की, क्योंकि उड़ीसा पिछड़ा हुआ राज्य है। तो बजट कुल मिला के जीडीपी को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। आज अगर रशिया भारत का सम्मान करता है, क्योंकि भारत के पास 140 करोड़ जनसंख्या है, भारत के पास इतनी बड़ी मार्केट है,
जिसका हर देश चाहता है कि वो उसके साथ चले, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो। और यही कारण है कि हमारे देश के युवाओं के प्रति पूरे विश्व की निगाह है, क्योंकि हमारे देश में, विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां युवाओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इसलिए ये बजट हो सकता है कुछ इसमें बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में अपेक्षाओं से कम किया गया हो, फिर भी 3.8% हमारे यहाँ जो 3.8 से 4% तक ही टोटल जनसंख्या का इनकम टैक्स पे करते हैं। तो एक अच्छी बात है कि हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट बनाया गया है, बैलेंस से। मुझे उम्मीद है कि हम जो नेक्स्ट बजट आएगा इसके पहले 7 पॉइंट हमारी ग्रोथ हो जाएगी जीडीपी की। जी, एक चीज़ जो मुझे देखने को मिली कि प्लास्टिक पर जिस तरह से चीज़ों को टैक्सेशन बढ़ा है धवले साहब, वो थोड़ी चिंता पैदा करता है, क्योंकि आजकल इस रिजिम में